दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और अमेरिका चीन के बीच संबंध सुधरने की उम्मीदों से सोने चांदी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। कॉमेक्स पर सोना और चांदी में करीब 3% की भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं तकनीकी खराबी की वजह से M6 पर रात 4.5 घंटे की देरी से कारोबार शुरू हुआ। कच्चे तेल, नेचुरल गैस की गर्माहट भी कम हुई। ऐसे में कमोडिटीज पर क्या बनाए रणनीति, कहाँ है कमाई के मौके, इसी पर हम करेंगे बातचीत। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वंदना भारती, एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय और संगीता डायमंड्स के विवेक लाधा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट प्रियंक, MCX पर 4.5 घंटे कारोबार ठप रहा और मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट एवर ये हॉल्ट रहा होगा। और स्पेशली ये हॉल्ट ऐसे समय में आया जब सोने चांदी की कीमतों में हम गिरावट देख रहे हैं। और आज का सेशन में इनफैक्ट जब मार्केट ओपन हुआ, इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा था, यहाँ पर कारोबार क्लाइंट्स कर नहीं पा रहे थे, किस तरीके का माहौल था? देखिए, जिस तरह का जो टेक्निकल ग्लिच था, जिस तरह से आपने कहा कि वो एक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का था। 4 आवर्स तक हमने देखा कि M6 पे ट्रेड्स नहीं हो रहे थे। और अगर वही टाइम पे अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी सेलिंग हो रहा था। तो जिनकी भी पोजीशंस रहेगी, ऑब्वियसली नर्वसनेस था मार्केट्स में कि कभी मार्केट ओपन होगा तभी इंटरनेशनल मार्केट्स क्या रहेंगे, क्या बाउंस बैक हो जाएगा। बट 4 घंटे के बाद जब एक ट्रेड्स नीचे खुले तो मार्केट्स ऑलमोस्ट, अगर 9 बजे मार्केट खुलता था तो वहां से ऑलमोस्ट $20 to $30 का गोल्ड में करेक्शन आ चुका था। तो एक गैप डाउन ओपनिंग हमने आते हुए देखा। तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग ट्रेडर्स रहेंगे उनका जो अगर स्टॉप लॉसेस अगर ट्रिगर करने रहते थे वो मौका नहीं मिला। बट नेवरथलेस ये टेक्निकल ग्लिच पहले भी हमने काफी टाइम M6 में देखा है। बट जिस तरह का इस बार का टेक्निकल ग्लिच था वो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड था, तो काफी नर्वसनेस थी मार्केट्स में। ओके, वंदना भारती भी हमारे साथ मौजूद है। वंदना, इनफैक्ट जब कारोबार शुरू हुआ 4.5 घंटे के बाद, तो किस तरीके के वॉल्यूम्स देखने को मिले, क्या सर्ज रहा, किस तरीके का कारोबार देखने को मिला? क्योंकि हॉट कमोडिटीज इस समय सोना चांदी एनर्जी पैक बना हुआ है और ऐसे में ट्रेडिंग हॉल्ट होना डेफिनेटली परेशानी हुई होगी क्लाइंट्स को, ट्रेडर्स को। जी दीपाली, यहाँ पे नमस्ते थी। और दीपाली, इतनी बड़ी मूव पहले भी टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन रहता था, लेकिन इतनी बड़ी मूव्स भी नहीं होती थी। इस बार मूव्स बहुत बड़ी थी। और यहाँ पे वॉल्यूम देखा जाए तो वो शैलो यहाँ पे दिखता हुआ नजर आया। और मार्केट में पोजीशंस तो यहाँ पे कटे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगे हैं। पैनिक हुआ है मार्केट में, नो डाउट। और 4 घंटा काफी लंबा टाइम पीरियड होता है। वैसे में खासकर कि जब इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे शार्प करेक्शन ले रहा हो, 2% यहाँ पे कमोडिटीज डाउन हो, खासकर गोल्ड और सिल्वर इतने हायर लेवल से, तो पैनिक का सिचुएशन था। और वॉल्यूम में यहाँ पे हम लोगों ने शैलो वैल्यूम आता हुआ देखा है। बिल्कुल। तो लेकिन चलिए, फाइनली कारोबार शुरू तो हुआ। थोड़ा पैनिक तो जरूर ट्रेडर्स के बीच में था भाव को लेकर। अच्छा, भाव पर ही आ जाते हैं और उसके बाद डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान बने हुए हैं, विवेक लाधा हमारे साथ मौजूद है, संगीता डायमंड से उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले भाव पर एक राय ले लेती हूँ। प्रियंक, अगर हम लाइफ टाइम हाई से कंपेयर करें इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो कि मेरे ख्याल से $43-81 के आसपास का था, वहाँ से ऑलरेडी $490-500 प्राइसेस हल्का हो चुके हैं। एक तरफा जब तेज़ी आती है, प्राइस करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ता है। बट क्या ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस है और भाव अब यहाँ से कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो गोल्ड जो लाइफ टाइम हाई था M6 में, वहां से ऑलमोस्ट 10% तक करेक्शन हमने देखा है। और सिल्वर के प्राइसेस में ऑलमोस्ट 20% फ्रॉम द रीसेंट हाई से करेक्शन देखा है। तो ये जो 20% सिल्वर में करेक्शन आया है, 10% गोल्ड में करेक्शन आया है, मेरे हिसाब से एक ये रूटीन करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन रहेगा। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की अगर बात करें, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में जो हमने मूव्स देखे थे, जब भी मार्केट एकदम फ्रेंजी बुल मार्केट में था, तभी एक नॉन स्टॉप रैली हमने देखी थी इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये स्वाभाविक था कि जब भी करेक्शन आएगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगा, तो वो भी एक थोड़ा बहुत स्टीप रहेगा, ना कि 2-5% का करेक्शन रहेगा। तो हमने ऑलरेडी ये करेक्शन आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन अभी कहीं ना कहीं ये अच्छे लेवल से, सपोर्ट लेवल से जहाँ पे सेटल होता हुआ दिखेगा। इन अ डे और टू मुझे लगता है कि फिर से गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा खासा बाउंस बैक अगेन 5 to 6% का रैली सिल्वर में आ सकता है।
ओके, इनफैक्ट मैं लेवल्स पे बात करूंगी, लेकिन एक चीज और क्विकली वंदना, अब जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हुई हैं, जिसके कारण हमने इनफैक्ट गोल्ड को बहाना चाहिए था थोड़ा हल्का होने का, चांदी को सोने को दोनों को ही वो बहाना मिला कि यूएस और चाइना के बीच में इस हफ्ते एक ट्रेड डील हो जाएगी, यूएस इकोनॉमिक ऑफिशियल साथ साथ चाइनीज काउंटर पार्ट्स की तरफ से इस तरीके के इंडिकेशंस मिले। अब सवाल यही है कि नीचे आएगा तो क्या पता वो लोग जो अब तक साइडलाइंस पर थे वो अग्रेसिवली बाय करेंगे या फिर और करेक्शन आ सकता है। तो थोड़ा सा एप्रीहेंशन भी है, एट द सेम टाइम कंफ्यूजन भी है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। आप क्या सलाह दे रही हैं अपने क्लाइंट्स को इस समय सोने के भाव को लेकर? दीपाली, करंटली यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और मुझे लग रहा है कि एप्रीहेंशंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है कि प्रियांक ने बहुत अच्छा समझाया। यहाँ पे इतनी रैली के बाद 60-70% की मूव यहाँ पे सिल्वर में आई है। 20% एक रूटीन करेक्शन है। मैं मानती हूँ यहाँ पे फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं है। और दीपाली, आपने जैसा कहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिस्कनेक्ट था मार्केट में। ETF मार्केट हो, प्रीमियम हो पे ट्रेड हो रहा था, स्पॉट मार्केट, वो डिस्कनेक्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हुआ है और मार्केट जो है वो इनसिंक हुई है। लीज रेट्स यहाँ पे हायर साइड थे, वो भी यहाँ पे नॉर्मलाइज हुआ है। इसके बाद मुझे दीपाली लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो एग्रेशन आएगा वो फिजिकल बाइंग में आएगा, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, क्योंकि लोग यहाँ समझ चुके हैं कि ये दोनों कमोडिटीज अब सेंट्रल बैंक्स के भी नजर में है और ये कमोडिटीज मतलब क्रिटिकल मिनरल्स भी हो चुका है यहाँ पे सिल्वर। तो दोनों ही कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि एप्रीहेंशंस नहीं होने चाहिए और डेरिवेटिव में थोड़े टाइम के लिए मैं भी यहाँ पे बोलूंगी कि यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिजिकल में बाइंग यहाँ पे अच्छी बन सकती है। और थोड़े करेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि ETF की बाइंग जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी होगी, खासकर 2 रेट कट के बाद उसके दरमियान। इनफैक्ट वंदना, मैं आपके लेवल्स भी लूंगी, टारगेट साइड पर भी, नीचे सपोर्ट साइड पर भी, और प्रियंक आपके भी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ विवेक लाधा बने हुए हैं। विवेक जी, चाहिए बताइए, लगातार तेजी हो रही थी, डिमांड बनी हुई थी, लेकिन डेफिनेटली वॉल्यूम्स के हिसाब से उतना सर्ज हमने नहीं देखा। अब सवाल यह है कि जब प्राइसेस हल्का होना शुरू हुए तो एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो हमने एक ट्रेंड देखा कि थोड़ा सा रश, थोड़े से फुटफॉल्स बढ़ते हुए दिखाई दे, जिस दिन पहले दिन ही भाव 4-5% जब नीचे आए थे। अब क्योंकि 10% ऑलरेडी पीक से नीचे आया है, किस तरीके के फुटफॉल्स हैं, किस तरीके का इंटरेस्ट है कंज्यूमर के बीच में, डिमांड कैसे दिख रही है, कुछ बदला है कंज्यूमर बिहेवियर? जी नमस्ते जी। इंडियन कंज्यूमर ने तो अपनी मैक्सिमम बाइंग धनतेरस और दिवाली पे कर ही ली है और उसके पास घर में जो भी था या बैंक अकाउंट में जो भी था उसने धनतेरस दिवाली पे भरपूर बाइंग करी है। और इतना भी रिटेलर्स के पास से पाया गया है कि जितनी पूरे साल में गोल्ड बुलियन का टर्नओवर नहीं करा है उतना उन्होंने ये 4-5 दिन में किया हुआ है। इसलिए सर्टेनली अभी सबने पैसे खर्च कर दिए हैं तो अभी उनके पास थोड़ा पैसा कम है खरीदने के लिए, इसलिए टूटे हुए गोल्ड में भी इतनी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। एंड पीपल ऑल्सो वांट टू सेटल डाउन अ लिटिल बिट, देखने के लिए कि और कितना नीचे बॉटम बनाएगा। ओके, बॉटम कहाँ बनेगा ये इनसे पूछते हैं। प्रियंक, अब आप बताइए, हालांकि लेवल्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तेजी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि इतनी आएगी, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपकी एटलीस्ट कहाँ आप देखते हैं कि थोड़ा और नीचे आया, 10% और नीचे आया तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, शायद इससे नीचे ना जाए, वो कौन सा लेवल है? देखिए, हम जो लेवल्स पिक करते हैं वो एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि जो 10% का करेक्शन हमने देखा है तो एक ये डिसेंट करेक्शन है। 3900 के लोस हमने स्पॉट गोल्ड में आते हुए देखे, उससे नीचे भी मार्केट जाता हुआ दिखा। तो मैं अगर थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करूं तो ये एक 61.8% रिट्रेसमेंट के सपोर्ट्स पे है लास्ट वेव के। तो यहाँ से मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी और यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक में अगेन हम जो रीसेंट हाइस थे 4300 के आसपास के, वो एक बार फिर से रिविजिट करते हुए दिख सकता है। तो यहाँ से डाउन साइड मुझे जो रिस्क टू रिवॉर्ड कहते हैं हम गोल्ड और सिल्वर में, तो वो अभी फेवरेबल है टू बाय। जो सपोर्ट्स अभी आए हैं तो यहाँ से अगर डेरिवेटिव्स में बाय करना है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस के साथ बाय करना चाहिए। बट मैं कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई बाय करता है तो स्टैगर्ड मैनर में ये लेवल से एटलीस्ट थोड़ा बहुत शुरू तो कर ही देना चाहिए टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर, ETF फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में। ओके, टारगेट में वंदना से लूंगी, लेकिन उससे पहले विवेक जी, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी मैक्सिमम बाइंग हो गई, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट पीरियड होता है धनतेरस दिवाली वाला, वहां पर जो बाइंग होनी थी हुई, तब प्राइसेस ऑलरेडी पीक पर बने हुए थे। बट क्या फुटफॉल्स हो रही हैं? क्या ऐसे कंज्यूमर्स आ रहे हैं जो जिनको प्राइस को लेकर क्यूरियोसिटी है, जिन्होंने होल्ड किया,
क्योंकि वेडिंग डिमांड का भी एक पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा, उस हिसाब से किस तरीके के कंज्यूमर बिहेवियर देखने को मिला, प्राइसेस को लेकर कितनी एक्सेप्टेंस देखने को मिली? देखिए, प्राइसेस की एक्सेप्टेंस तो पूरी है। पीपल हैव बॉट इन द हाई प्राइस ऑफ 135 ऑल्सो। मार्केट में एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल ही नहीं थे, उनके लिए बुकिंग करनी पड़ रही थी 3-3 दिन 4-4 दिन एडवांस कि आप हमारी अभी बुकिंग लीजिए, हमें धनतेरस पे डिलीवरी लेनी है, दिवाली पे डिलीवरी लेनी है। अब रही बात की जो सीजन में शादियां आएंगी, तो जिनकी शादियां फरवरी तक है, मार्च तक सीजन है शादी का, तो जिनकी अभी 4-6 महीने में शादियां, उन लोगों ने भी अपनी सब बाइंग मोटा मोटी कंप्लीट कर ली है, मैक्सिमम बाइंग। क्योंकि तेजी में सबको लग रहा था कि बढ़ेंगे जी, इसलिए उनकी भी बाइंग हो चुकी है। अच्छा, अगर हम फेस्टिव बाइंग प्लस वेडिंग बाइंग जो अब तक हुई है उसको एनालाइज करना चाहें तो क्योंकि ड्यूरिंग दिवाली जो भी कॉन्वर्सेशन हमारा तमाम ज्वेलर्स के साथ हुआ, एक चीज़ देखने को मिली कि लाइट वेट ज्वेलरी ऑफ कोर्स ट्रेंड में आ जाती है जब भाव बढ़ते हैं, प्लस डायमंड्स में काफ़ी बाइंग, काफ़ी इंटरेस्ट कंज्यूमर्स का रहा, प्रेशियस स्टोन्स में काफ़ी रहा, क्योंकि जो बजट वो गोल्ड के लिए लेकर चलते थे उस बजट में उनको दूसरे ऑप्शंस मिल रहे थे। तो किस तरीके का बाइंग देखने को मिली अगर हम ट्रेंड्स की बात करें? देखिए, 3 तरह की ज्वेलरी होती है, गोल्ड, एक डायमंड, एक कलरस्टोन बेस। तो डायमंड और कलरस्टोन के लिए इट्स अ वेरी बैड टाइम, क्योंकि सबने बुलियन पे ही विश्वास दिखाया है। सबने ज्वेलरी भी खरीदी है तो गोल्ड ज्वेलरी ही खरीदी है, जिसे 22 बाय 22 की कैरेट ज्वेलरी होती है, 22 बाय 24 कैरेट की ज्वेलरी होती है। 90% ने इसी में लिया है। कलरस्टोन और डायमंड्स का लिए इट्स बीन वेरी बैड। ओके, अच्छा, भाव को लेकर वंदना आपके टारगेट्स क्या हैं? क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जो रिसेंटली ये हमने पिछले 2-4 दिनों में जो ये करेक्शन देखा है वो ये कि वो बायर्स जो अब तक साइडलाइंस पर थे, शायद उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिलेगी। यूएस फेड कट का एक ट्रिगर आपने बोला, प्लस डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर भी इम्पोर्टेंट है। अगर लिया जाए या जो लोग लेना चाहते हैं, क्या यहाँ इन स्तरों से स्टैगर्ड बाइंग शुरू की जा सकती है? क्या लक्ष्य आप देख रही हैं अगले 1 साल या 6 महीने का व्यू लेकर चलें तो, सोने में और साथ ही साथ चांदी में भी? दीपाली, मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड जो है वो यहाँ पर लिमिटेड है, लेकिन एक चांसेस जो है ऑप्शन चेन को अगर हम यहाँ पे स्टडी करें इंटरनेशनल मार्केट में, तो $3700 तक यहाँ पे डाउनसाइड जो है वो जाने की यहाँ पे गुंजाइश है गोल्ड में। इसमें मुझे लग रहा है कि स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए, जैसे कि 3900 से लेके 3700 के बीच में यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और अगर 26 का यहाँ पे हम लेके चले, 1 साल का टारगेट लेके चले, यहाँ पे फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं और आने वाला टाइम जो रहेगा वो टफ होगा, रिसेशन का भी यहाँ पे चांसेस हैं और लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम में हम होंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं एक बार फिर से 4600 से 4700 वाले जोन में जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बाजार में 1,10,000 से 1,08,000 का भाव भी मिल सकता है देखने को वो। तो एक मैं कहूंगी कि मिस नहीं करना चाहिए, बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए हर समय। तो 1,18,000 से लेके 1,10,000 वाला जो जोन है वहां पे यहाँ पे बाइंग एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगले साल के लिए टारगेट यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 1.5 लाख का होगा सोने का। चांदी की भी बात की जाए, चांदी में साइकोलॉजिकल सपोर्ट है $40 का, उससे नीचे मुझे नहीं लग रहा कि चांदी यहाँ पे टूटेगी, क्योंकि चांदी काफी स्ट्रेंथ के साथ इस बार बढ़ी है। लेकिन गोल्ड से ज्यादा चांदी में मुझे लग रहा है कि 2026 में बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अगेन यहाँ पे $57 तक के जो चांसेस हैं 2026 में वो बन रहे हैं, $57 to $60। हमारे बाजार में मुझे लगता है कि करीब करीब यहाँ पे हम 2 लाख चांदी आता हुआ देख सकते हैं 2026 में। ओके, प्रियंका, आपके टारगेट्स क्या हैं? इंटरेस्टिंग टारगेट्स हैं, मतलब ऑलरेडी इस साल इतना चल चुका और अगले साल के लिए 1.5 लाख सोना, चांदी 2 लाख, आई मीन काफी बुलिश और अग्रेसिव लेवल्स हैं ये। आपके भी सिमिलर टारगेट्स रहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से भी मोरलेस व्यू सेम है जो वंदना ने भी कहा है। यहाँ से जो बॉटम्स लेवल्स जो मुझे दिखते हैं, ये एक पहला सपोर्ट 3900 का आया है मार्केट्स में। तो जो प्रीवियस जो था 3600 का जो ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक तरफा रैली हमने इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस में आते हुए देखी है। तो मे बी रीटेस्ट ऑफ दैट जोन हो सकता है। और यहाँ से अक्यूमुलेशन जोन मुझे लगता है कि ये गोल्ड 1,18,000
से लेके 1,10,000 ये जो जोन है डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है तो डेफिनेटली ये अट्रैक्टिव जोन है। तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। जिन लोगों को फोमो था ऑलरेडी जब ये मार्केट रैली हो रहा था, तो हमने देखा कि इवन एट 135 138 पीपल वर डाइंग टू बाय। तो ये अच्छे लेवल से अगर करेक्शन मिल रहा है 10% तो क्यों नहीं। ऑब्वियसली जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है अभी भी इंटैक्ट है। तो वी कैन सी अराउंड 4600 ऑन गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में, और चांदी में भी मुझे लगता है कि 1,70,000 का जो अभी हाइस बने हैं वो डेफिनेटली क्रॉस होता हुआ दिखेंगे। तो चांदी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लोज टू 2 लाख जा सकता है। ओके अच्छा विवेक जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। आप भाव पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं क्या? कहाँ देखते हैं अगले साल भाव? और क्योंकि इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान आपका हैप्पी फेस मुझे दिखाई दे रहा था, एज ए ज्वेलर क्या फीलिंग होती है जब भाव बढ़ता है? मतलब जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़ रही है ये सोचकर खुशी होती है, या फिर ये बाइंग को रेस्ट्रिक्ट करेगा कहीं, उसको लेकर थोड़ा स्ट्रेस भी होता है? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहले तो भाव तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं डेफिनेटली आकलन करके बता सकता हूँ कि 2026 विल बी गोल्डन ईयर फॉर गोल्ड। ओके जो आपने दूसरा Okay. सवाल पूछा कि क्या भाव को लेके लगता है करता है, तो देखिए इकोनॉमी तो हमेशा फ्लोइंग कैश फ्लो से ही बनेगी। जब माल बिकता है तो ही कैश फ्लो के रोटेशंस होते हैं, वरना इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई है, माल ऑफ कोर्स देयर इज अ फीलिंग कि हम और रिच हो गए हैं बाय 20%, 30%, 40%, लेकिन इवेंचुअली तो जब तक माल बिकेगा नहीं, वी कैन नॉट रियलाइज दैट प्रॉफिट। सो नोशनल प्रॉफिट होता है, इट्स गुड, बट इन रियल टर्म्स फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर बिजनेस ऑल्सो माल बिकना चाहिए, चाहे कोई भी प्राइस पे बिके। इट शुड रोटेट। एग्जैक्टली। चलिए शुक्रिया विवेक जी आने आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। प्रियंक उपाध्याय और वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं। अब लेते हैं इनके ट्रेड्स। बताइए प्रियंक, कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? जी आज बेस मेटल्स में हमने कॉपर पे नजर है। कॉपर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर करेक्शन मिलता है तो वहां पे बाई की सलाह रहेगी। 997 के आसपास बाई किया जा सकता है। 986 स्टॉप लॉस रहेगा। 1015 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए रहेगा सिल्वर डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 1,45,500 के आसपास। 1,39,000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 143,500 के टारगेट्स रहेंगे। वंदना, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? दीपाली, मुझे नेशनल गैस में प्रेशर लग रहा है, सेलिंग प्रेशर, तो यहाँ पे 291 के करीब सेलिंग एडवाइस रहेगी। 287 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 292.5 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक पे भी मुझे लग रहा है कि हल्का सा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, तो 296 के करीब एक यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। टारगेट होगा 293 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 297.5 का। अच्छा वंदना, क्रूड ऑयल पर आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? प्राइसेस हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट $65 के आसपास, घरेलू बाजार में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, और ओपेक के जो आउटपुट प्लान्स हैं रशिया सैंक्शंस के बीच में किस तरीके से पैन आउट होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। बट क्या व्यू है आपका भाव को लेकर? मुझे लग रहा है कि अगर ये शिफ्ट हुआ रशिया से यूएस पे, अगर चाइना यहाँ पे थोड़ा भी शिफ्ट होता है तो WTI थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ सकता है। भले आज के दिन में करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन $60 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो वहां से एक बार बाइंग आती है तो $62 तक, यहाँ पे $62-63 तक हम बाइंग आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड डील नहीं होती है किसी तरीके से, या फिर मतलब कि कुछ स्टेटमेंट नेगेटिव आते हैं, तो यहाँ पे फॉल आ सकता है और प्राइसेस नीचे की तरफ 58 जा सकता है। तो बहुत रिस्क की जोन में यहाँ पे क्रूड ऑयल है और स्टक है $58 से लेके $62 के बीच में। ओके प्रियंका, बेस मेटल्स में कॉपर नियर टर्म में क्या रेंज आप देख रहे हैं? एंट्री के हिसाब से सही लेवल आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या टारगेट्स देख रहे हैं? देखिए नियर टर्म में अगर हम देखें तो कॉपर में एक अच्छा रैली हमने देखा और फिर अभी एक कंसोलिडेट हो रहा है। तो नो डाउट मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत ही बुलिश दिखता है कॉपर का इन 6 to 8 months टाइम होराइजन। इन शॉर्ट टर्म में अगर अभी हम देखें तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 1005 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डिप्स आती है 995, 990 ये अच्छे सपोर्ट जोन से रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 1020, 1030 जो नियर टर्म हाईज है वो एक बार फिर से रिविजिट होने चाहिए। ओके
अच्छा, एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं, वरना पहले तो स्पाइसेस के पैक पर आप गिरे और स्पेशली टर्मरिक पर, मतलब एक दिन 5% नीचे, अगले दिन 4% ऊपर, कैसे देखने आप फंडामेंटल्स को, भाव को लेकर क्या व्यू है? मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपाली थोड़ा सा स्ट्रांग यहाँ पे कमोडिटी जो हुई है ये टर्मरिक, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्क्वीज हुआ है और फेस्टिव डिमांड ने इसमें यहाँ पे खासा मतलब कि स्ट्रेंथ दिया है। ये कमोडिटी अभी थोड़ा सा ऊपर और जा सकती है, तो 15,000 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 15,500 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 14,800 का, और स्ट्रिक्टली यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना होगा क्योंकि काफी ज्यादा वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि दीपाली स्पाइसेस काउंटर की जब आपने बात करी है ना, तो धीरे-धीरे सारे स्पाइसेस में एक अपसाइड मूव आ रहा है। तो इनफैक्ट मुझे जीरे में भी लग रहा है कि एक बारी 21,500 तक का जो बाइंग है, वो यहाँ पे आ सकती है क्योंकि विंटर सब अप्रोचिंग है, फेस्टिव डिमांड ऑलरेडी है, वेडिंग डिमांड के साथ यहाँ पे स्पाइसेस का काउंटर अभी चलेगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। शुक्रिया आपका वंदना और प्रियंक, दोनों का ही ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए, सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।